महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में बसा एक पुराना गांव था जिसका नाम सोना गांव था। गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में कभी होली नहीं मनाई जाती। किस कारण नहीं मनाई जाती है यह बात बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग इस रहस्य को जानते हैं उनके चेहरे पर आज भी डर साफ दिखाई देता है। बुजुर्ग कहते हैं कि इस गांव पर होली का ग्रहण लग चुका है और अगर किसी ने भी होली की खुशी में आग जलाई तो पूरे गांव में ऐसी भयानक घटना होगी कि शायद ही कोई जिंदा बचे। यही कारण है कि आज भी होली के दिन सोना गांव में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। जहां आसपास के गांवों में ढोल बजते हैं, रंग उड़ते हैं और होलिका दहन की आग जलती है, वहीं सोना गांव के लोग उस रात अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। बच्चे तक उस दिन बाहर खेलने नहीं निकलते और कोई भी होली का नाम तक नहीं लेता। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि इस गांव में होली हमेशा के लिए बंद हो गई। यह कहानी आज से करीब 150 साल पहले शुरू होती है। उस समय सोना गांव में करीब 200 घर थे और गांव के लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जीते थे। खेती बाड़ी अच्छी होती थी और हर त्योहार पूरे उत्साह से मनाया जाता था। होली तो यहाँ सबसे बड़ा त्योहार हुआ करता था। उस समय गांव में एक बड़ा किसान रहता था जिसका नाम गणेश राव पाटिल था। वह पूरे गांव का सम्मानित आदमी था और हर साल होली की आग उसी के हाथों जलाई जाती थी। उस साल भी होली की तैयारी कई दिनों पहले से शुरू हो गई थी। बच्चे लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे और महिलाएं घरों में मिठाइयां बना रही थी। लेकिन उसी समय गांव के मंदिर के बूढ़े पुजारी ने एक अजीब बात कही। उसने कहा कि इस साल की होली बहुत अशुभ है, क्योंकि होली की रात अमावस्या के बाद आने वाली पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगने वाला है। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि इस बार होली मत जलाना, क्योंकि ग्रहण के समय आग जलाने से कोई बुरी शक्ति जाग सकती है। लेकिन गांव के कई लोगों ने उसकी बात को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। गणेश राव ने हंसते हुए कहा कि त्योहार डर के कारण नहीं छोड़े जाते और इस साल भी होली जरूर जलेगी। धीरे धीरे होली की रात आ गई। उस दिन शाम से ही आसमान में अजीब सा सन्नाटा था। चांद धीरे धीरे लाल रंग का दिखाई देने लगा, क्योंकि ग्रहण शुरू हो चुका था। कई बुजुर्गों के दिल में डर बैठ गया, लेकिन गांव के युवक और बच्चे होली के मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। मैदान के बीचों बीच लकड़ियों का बड़ा ढेर लगाया गया था। रात लगभग 12 बजे जब ग्रहण अपने सबसे भयानक समय पर था, तब गणेश राव ने मशाल उठाई और लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, अचानक तेज हवा चलने लगी और पूरा माहौल अजीब सा हो गया। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और गांव के बाहर वाले पुराने कुएं की तरफ से एक भयानक आवाज सुनाई दी। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह आवाज इतनी डरावनी हो गई कि वहां खड़े लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसी समय होली की आग की लपटें नीले रंग की होने लगी और धुएं के बीच से एक काली परछाई उठती हुई दिखाई देने लगी। वह परछाई किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में छिपा हुआ था और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। यह देखकर वहां मौजूद लोग डर के मारे पीछे हटने लगे। तभी वह परछाई जोर से हंसी और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि पूरा सोना गांव गूंज उठा। अगले ही पल गणेश राव जोर से चीखा और जमीन पर गिर पड़ा। लोग उसकी तरफ दौड़े, लेकिन वह बिल्कुल शांत हो चुका था, जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। उसी रात गांव के 3 और लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अगले दिन जब सूरज निकला तो पूरे गांव में डर फैल चुका था। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और फैसला किया कि अब इस गांव में कभी भी होली नहीं जलाई जाएगी, क्योंकि उस रात से सोना गांव पर एक भयानक ग्रहण लग चुका था। कहते हैं कि उस रात के बाद से हर साल होली के दिन जब अमावस्या का अंधेरा फैलता है तो गांव के पुराने कुएं की तरफ से वही डरावनी हंसी फिर से सुनाई देती है और कुत्ते पूरी रात भौंकते रहते हैं। कई लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने रात के अंधेरे में उसी काली परछाई को गांव के रास्तों पर घूमते देखा है।
यही कारण है कि आज तक सोना गांव में किसी ने भी होली जलाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कई साल बाद इस गांव में एक ऐसा लड़का आने वाला था जिसे इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था, और उसकी एक जिद फिर से उस भयानक शक्ति को जगाने वाली थी जो कई साल पहले होली की रात हुई थी। गांव के लोग आज भी कहते हैं कि इस गांव पर होली का ग्रहण लग चुका है, और अगर किसी ने भी उस रात आग जलाई तो वही डरावनी परछाई फिर से लौट आएगी। इसलिए हर साल होली के दिन पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता था। लेकिन समय के साथ नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी, और उनमें से कई लोग इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानने लगे थे। उन्हीं में से एक था रोहित। रोहित करीब 25 साल का एक पढ़ा लिखा लड़का था जो मुंबई में नौकरी करता था, लेकिन उसका परिवार सोना गांव का ही रहने वाला था। कई साल बाद वह होली की छुट्टियों में अपने गांव आया था। जब वह गांव पहुंचा तो उसने देखा कि आसपास के गांवों में होली की तैयारी चल रही थी, लेकिन सोना गांव में अजीब सा सन्नाटा था। बच्चों तक को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। यह देखकर रोहित को बहुत हैरानी हुई। उसने अपने पिता से पूछा कि आखिर इस गांव में होली क्यों नहीं मनाई जाती। तब उसके पिता ने वही पुरानी कहानी उसे सुनाई कि कैसे कई साल पहले होली की रात ग्रहण के समय आग जलाने पर एक भयानक परछाई प्रकट हुई थी, और उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रोहित ने यह सब सुनकर हंसते हुए कहा कि यह सब पुरानी बातें हैं और लोग बेवजह डरते हैं। उसने कहा कि आज के समय में भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। लेकिन उसके पिता ने उसे गंभीर होकर समझाया कि यह मजाक की बात नहीं है, और गांव के लोग आज भी उस रात की डरावनी आवाजें सुनते हैं। रोहित ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा जरूर पैदा हो गई। उसी शाम वह अपने दोस्तों के साथ गांव के चौराहे पर बैठा था। उसके दोस्त भी उसी की उम्र के थे, और उनमें से कई लोग शहरों में पढ़ाई कर चुके थे। बातचीत के दौरान फिर से होली की बात शुरू हो गई। रोहित ने कहा कि अगर गांव वाले इतने सालों से डरते आ रहे हैं तो क्यों ना इस बार होली जलाई जाए, ताकि यह साबित हो सके कि यह सब सिर्फ एक कहानी है। उसके कुछ दोस्त पहले तो डर गए, लेकिन धीरे धीरे उनमें से 3 लड़के उसकी बात से सहमत हो गए। उनमें से एक का नाम अमोल था, दूसरा निखिल और तीसरा विजय। चारों ने मिलकर तय किया कि इस बार होली की रात वे चुपचाप गांव के बाहर पुराने कुएं के पास लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाएंगे और देखेंगे कि आखिर होता क्या है। उसी समय पास से गुजर रहे एक बूढ़े आदमी ने उनकी बातें सुन ली। वह गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी था, जिसका नाम तुकाराम काका था। उसने गुस्से से उन्हें डांटते हुए कहा कि अगर उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की तो पूरे गांव पर मुसीबत आ जाएगी। उसने बताया कि उसने अपनी आंखों से उस रात की घटना देखी थी जब होली की आग से वह काली परछाई निकली थी। लेकिन रोहित ने उसकी बात को भी मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा कि अब समय बदल चुका है और डर के कारण त्योहार नहीं छोड़े जाते। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी और आसमान में बादल छाने लगे थे। अगले दिन होली थी और पूरे गांव में बेचैनी फैल चुकी थी, क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। होली की शाम आते ही गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। हर साल की तरह इस बार भी किसी ने भी होली जलाने की तैयारी नहीं की। लेकिन उसी रात करीब 11 बजे रोहित और उसके तीनों दोस्त चुपचाप अपने घरों से निकल पड़े। उनके हाथों में लकड़ियां और एक मशाल थी। चारों धीरे धीरे गांव के बाहर उस पुराने कुएं की तरफ बढ़ने लगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहीं से वह भयानक आवाज आई थी। रास्ते में हवा बहुत ठंडी हो गई थी और कुत्ते उन्हें देखकर अजीब तरह से भौंकने लगे थे। जब वे कुएं के पास पहुंचे तो चारों ने मिलकर लकड़ियों का ढेर लगाया। उसी समय आसमान में चांद धीरे धीरे बादलों के पीछे छिपने लगा और चारों तरफ अजीब सा अंधेरा फैल गया। अमोल ने डरते हुए कहा कि शायद हमें वापस चलना चाहिए, लेकिन रोहित ने उसकी बात नहीं मानी। उसने मशाल उठाई और लकड़ियों के ढेर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने आग लगाने के लिए मशाल नीचे की, अचानक कुएं के अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज ऐसी थी जैसे कोई
बहुत गहराई से धीमे धीमे हंस रहा हो। चारों दोस्त एक पल के लिए रुक गए और डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। लेकिन रोहित ने खुद को संभालते हुए कहा कि यह सिर्फ हवा की आवाज है। उसने मशाल लकड़ियों के ढेर में लगा दी। अगले ही पल आग भड़क उठी, लेकिन जैसे ही लपटें उठी अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और आग का रंग धीरे धीरे नीला होने लगा। उसी समय कुएं के अंदर से एक भयानक चीख सुनाई दी और चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी रोहित को ऐसा लगा जैसे कुएं के अंदर कोई चीज हिल रही है और धीरे धीरे ऊपर आ रही है। उसने डरते हुए कुएं के अंदर झांका और अगले ही पल उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि अंधेरे के बीच उसे दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई दे रही थीं, जो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही थी। रोहित के मुंह से अचानक एक जोरदार चीख निकली और उसके दोस्त घबराकर पीछे हट गए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसी समय होली की आग के पीछे एक लंबी काली परछाई खड़ी दिखाई देने लगी थी और उसकी भयानक हंसी पूरे सोना गांव में गूंजने लगी थी। अब रोहित और उसके तीनों दोस्त पुराने कुएं के पास खड़े थे और उनके सामने होली की आग नीली लपटों के साथ जल रही थी। आग के पीछे खड़ी वह लंबी काली परछाई धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे में साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही सेकंड पहले तक जो चारों दोस्त हंस रहे थे, अब उनके शरीर डर से कांप रहे थे। अचानक वह परछाई जोर से हंसी और उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आसपास के पेड़ों पर बैठे पक्षी भी उड़ गए। उसी समय हवा इतनी तेज चलने लगी कि ऐसा लगा जैसे पूरा मैदान किसी तूफान में घिर गया हो। अमोल ने डरते हुए रोहित का हाथ पकड़ा और कहा कि हमें यहां से भागना चाहिए, लेकिन रोहित जैसे पत्थर बन गया था, क्योंकि उसकी नजर उस परछाई से हट ही नहीं रही थी। तभी वह परछाई धीरे धीरे आग के पीछे से बाहर आने लगी। अब उसका पूरा शरीर दिखाई देने लगा था। वह किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह काला था और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। उसका चेहरा इतना डरावना था कि उसे देखकर किसी का भी दिल रुक सकता था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। विजय ने यह दृश्य देखते ही जोर से चीख मारी और पीछे मुड़कर भागने लगा। उसके पीछे निखिल भी भाग पड़ा, लेकिन अमोल और रोहित अभी भी वहीं खड़े थे। तभी अचानक वह परछाई इतनी तेज गति से आगे बढ़ी कि किसी को समझ ही नहीं आया कि वह कब उनके सामने पहुंच गई। अगले ही पल अमोल जोर से चीखा, क्योंकि उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे को बहुत जोर से पकड़ लिया है। रोहित ने देखा कि अमोल के पीछे वही काली परछाई खड़ी है और उसका हाथ अमोल के कंधे पर है। रोहित ने डर के मारे अमोल को खींचने की कोशिश की, लेकिन अचानक अमोल का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे हवा में उठा रही हो। अमोल की चीखें पूरे मैदान में गूंजने लगीं। कुछ ही सेकंड बाद वह जोर से जमीन पर गिर पड़ा और बिल्कुल शांत हो गया। रोहित यह देखकर पूरी तरह डर गया और वह भी पीछे मुड़कर भागने लगा। तभी अचानक होली की आग इतनी तेज भड़क उठी कि उसकी लपटें आसमान तक पहुंचती दिखाई देने लगी। उसी समय गांव के कई कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे और दूर से लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। सोना गांव के कुछ बुजुर्ग जो अपने घरों में बैठे थे, उन्होंने यह आवाजें सुनते ही समझ लिया कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। तुकाराम काका तुरंत अपने घर से बाहर निकले और कुछ लोगों को साथ लेकर गांव के बाहर उस पुराने कुएं की तरफ चल पड़े। जब वे लोग वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मैदान में होली की आग जल रही है और चारों तरफ अजीब सा धुआं फैला हुआ है। जमीन पर अमोल बेहोश पड़ा था और रोहित और उसके बाकी दोस्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी अचानक कुएं के अंदर से वही डरावनी हंसी फिर से गूंज उठी, जिसे सुनकर तुकाराम काका के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने तुरंत लोगों से कहा कि किसी भी हालत में आग के पास मत जाना, क्योंकि वही भयानक शक्ति फिर से जाग चुकी है। लेकिन तभी अचानक आग की लपटों के पीछे एक लंबी काली आकृति दिखाई दी। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। वह आकृति धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी।
उसी समय रोहित अचानक खेतों की तरफ से भागता हुआ दिखाई दिया। उसका चेहरा पूरी तरह डर से सफेद पड़ चुका था और वह जोर जोर से चिल्ला रहा था कि वह चीज वापस आ गई है। जैसे ही वह लोगों के पास पहुंचा, सफा वह जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला कि निखिल और विजय को वह परछाई अपने साथ कुएं के अंदर खींच कर ले गई। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुकाराम काका ने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा कि वही श्राप फिर से जाग चुका है, जिसे कई साल पहले होली की आग ने जन्म दिया था। लेकिन अब यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उस रात के बाद सोना गांव में ऐसी ऐसी डरावनी घटनाएं होने वाली थीं जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की। वह परछाई वापस आ गई है। तुकाराम काका और बाकी गांव वाले यह सुनकर और भी डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कई साल पहले जो श्राप इस गांव पर लगा था वह फिर से जाग चुका है। उसी समय कुछ लोगों ने देखा कि होली की आग धीरे धीरे बुझ रही है, लेकिन उसकी राख से अब भी नीला धुआं निकल रहा था। अमोल अभी भी जमीन पर बेहोश पड़ा था। गांव के 2 लोगों ने उसे उठाकर पास के घर में पहुंचाया ताकि उसका इलाज किया जा सके, लेकिन रोहित बार बार कह रहा था कि निखिल और विजय को वह काली परछाई अपने साथ कुएं के अंदर खींच कर ले गई है। यह सुनते ही वहां मौजूद लोगों के दिल दहल गए। तुकाराम काका ने कुछ बहादुर युवकों को साथ लिया और उन्होंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुएं के अंदर इतना गहरा अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक कुएं के अंदर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका बाहर आया और उसके साथ ही एक धीमी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि वहां खड़े लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई और कई लोग पीछे हट गए। तुकाराम काका ने तुरंत सबको वहां से हट जाने को कहा और बोले कि अब सुबह होने तक कोई भी इस जगह के पास नहीं आएगा। उस रात पूरे सोना गांव में किसी की भी नींद नहीं लगी। हर घर में लोग डरे हुए बैठे थे और बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। कई लोगों ने कसम खाकर कहा कि उन्होंने रात के अंधेरे में गांव की गलियों में एक काली आकृति को घूमते हुए देखा है। सुबह होते ही पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि निखिल और विजय गायब हो गए हैं। उनके घरों में रोना पीटना मच गया। गांव के लोग फिर से पुराने कुएं के पास इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार सबके चेहरों पर साफ डर दिखाई दे रहा था। तुकाराम काका ने सबको बताया कि यह वही श्राप है जो कई साल पहले होली की आग जलाने से जागा था। उन्होंने कहा कि जब तक उस शक्ति को शांत नहीं किया जाएगा, तब तक सोना गांव में ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उसी समय अमोल को होश आया, जिसे लोग रात में घर ले आए थे। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह जोर जोर से चीखने लगा। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि वह परछाई इंसान नहीं थी, बल्कि किसी और दुनिया की चीज थी। उसने बताया कि जब वह परछाई उसके पीछे आई तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके शरीर की सारी ताकत खींच ली हो। अमोल की बातें सुनकर वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी, जबकि वहां कोई नहीं था। यह देखकर सब लोग डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसी समय आसमान अचानक काला पड़ गया और तेज हवा चलने लगी, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तुकाराम काका ने धीरे से कहा कि वह शक्ति अब पूरे गांव में फैल चुकी है और अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो यह और भी भयानक रूप ले सकती है। उसी समय रोहित, जो अब तक चुप बैठा था, अचानक खड़ा हुआ और बोला कि यह सब उसकी गलती है, क्योंकि उसी ने होली जलाने की जिद की थी। उसने कहा कि चाहे जो भी हो, वह इस श्राप को खत्म करके ही रहेगा। लेकिन तुकाराम काका ने उसे रोकते हुए कहा कि यह कोई साधारण भूत नहीं है, बल्कि एक ऐसी आत्मा है जो कई सालों से बदला लेने का इंतजार कर रही है। तभी अचानक गांव के बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। सब लोग घबराकर उस दिशा में दौड़े। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि खेतों के बीच मिट्टी पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जमीन को घसीटते हुए पार किया हो। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को घसीटकर पुराने कुएं की दिशा में ले जाया गया हो।
यह देखकर पूरे गांव में डर और भी बढ़ गया, क्योंकि अब सबको यकीन हो गया था कि वह काली परछाई सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब पूरे सोना गांव में घूम रही है। लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि असली डर अभी बाकी था, क्योंकि उसी रात फिर से कुछ ऐसा होने वाला था जो इस गांव में दिन भर लोग उसी पुराने कुएं के आसपास बने अजीब निशानों की बात करते रहे, और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वह काली परछाई क्या चाहती है। तुकाराम काका बार बार सबको समझा रहे थे कि यह वही श्राप है जो कई साल पहले होली की आग जलाने से जागा था, और अगर इसे रोका नहीं गया तो पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। रोहित को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह बार बार कह रहा था कि अगर उसने होली जलाने की जिद नहीं की होती तो यह सब नहीं होता, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था, क्योंकि वही भयानक शक्ति फिर से जाग चुकी थी। शाम होते होते पूरे गांव में अजीब सा माहौल बन गया। आसमान में काले बादल छा गए और हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। कई लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें दूर से देख रहा हो। रात होते ही गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन इस बार किसी को भी चैन नहीं था, क्योंकि सबको डर था कि वह परछाई फिर से किसी को अपना शिकार बना सकती है। उसी समय रोहित ने फैसला किया कि वह इस डर से भागेगा नहीं, बल्कि उसका सामना करेगा। उसने तुकाराम काका से कहा कि अगर यह श्राप होली की आग से शुरू हुआ था तो शायद उसी जगह जाकर इसका सच पता लगाया जा सकता है। पहले तो तुकाराम काका ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने भी महसूस किया कि अगर कुछ नहीं किया गया तो यह डर हमेशा के लिए गांव पर छाया रहेगा। आखिरकार उन्होंने रोहित और कुछ बहादुर युवकों को साथ लेकर रात में फिर से उस पुराने कुएं की तरफ जाने का फैसला किया। रात करीब 12 बजे जब पूरा सोना गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, तब रोहित, तुकाराम काका और 5 युवक चुपचाप गांव के बाहर निकल पड़े। उनके हाथों में लालटेन और मशालें थीं। जैसे जैसे वे लोग कुएं के पास पहुंच रहे थे, हवा और ठंडी होती जा रही थी। अचानक उन्हें लगा जैसे आसपास की झाड़ियों में कुछ हिल रहा है, लेकिन जब वे वहां देखने गए तो कुछ भी दिखाई नहीं दिया। आखिरकार वे लोग कुएं के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि जमीन पर वही अजीब घसीटने वाले निशान अब भी बने हुए थे। तभी अचानक कुएं के अंदर से पानी के हिलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई गहराई में चल रहा हो। रोहित ने हिम्मत करके कुएं के अंदर झांका, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसी समय अचानक कुएं के अंदर से 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। यह देखकर रोहित एक पल के लिए पीछे हट गया। तभी अचानक कुएं के अंदर से वही डरावनी हंसी गूंज उठी, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल कुएं के अंदर से काले धुएं का एक गुब्बार बाहर निकलने लगा, और धीरे धीरे उसके बीच से वही काली परछाई दिखाई देने लगी। वह परछाई पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह चमक रही थी, और उसके चेहरे पर भयानक क्रोध दिखाई दे रहा था। जैसे ही वह पूरी तरह बाहर आई, हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी और चारों तरफ पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। तुकाराम काका ने डरते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन उस परछाई पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। तभी अचानक रोहित ने देखा कि परछाई के पीछे 2 धुंधली आकृतियां खड़ी हैं। जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि वह निखिल और विजय थे, लेकिन वे बिल्कुल इंसानों जैसे नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और उनकी आंखें खाली थीं, जैसे उनकी आत्मा उनसे छिन चुकी हो। रोहित ने यह देखकर जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक वह परछाई उनके बिल्कुल सामने पहुंच चुकी थी। तभी अचानक जमीन जोर से कांपने लगी और होली की जली हुई राख अपने आप हवा में उड़ने लगी। उसी समय परछाई ने एक भयानक आवाज में कहा कि जिसने भी होली की आग जलाकर उसे जगाया है, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अब साफ हो चुका था कि यह सिर्फ एक भूत नहीं,
बल्कि एक श्रापित आत्मा है जो कई सालों से बदला लेने का इंतजार कर रही थी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का पुराने कुएं के पास खड़े रोहित, तुकाराम काका और बाकी गांव वाले उस काली परछाई को अपने सामने देखकर पूरी तरह सहम चुके थे। हवा इतनी तेज चल रही थी कि पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिल रही थी और चारों तरफ उड़ती राख से पूरा मैदान धुंधला हो गया था। उस परछाई के पीछे खड़े निखिल और विजय की धुंधली आकृतियां देखकर रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि यह सिर्फ कोई साधारण भूत नहीं बल्कि एक बहुत पुरानी श्रापित आत्मा है। तभी वह काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसकी आवाज गूंजी कि इस गांव ने कई साल पहले उसे आग में कैद करने की कोशिश की थी, लेकिन होली की उसी आग ने उसे फिर से जगाने का रास्ता दे दिया। यह सुनते ही तुकाराम काका की आंखें फैल गईं, क्योंकि उन्हें अचानक अपने बचपन में सुनी हुई एक पुरानी कहानी याद आ गई। उन्होंने कांपती आवाज में सबको बताया कि बहुत साल पहले सोना गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम मालती था। लोग कहते थे कि मालती बहुत अकेली और दुखी थी, क्योंकि गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाया था कि वह तंत्र मंत्र करती है। एक साल होली की रात कुछ लोगों ने गुस्से में आकर उसे पकड़ लिया और उसी मैदान में आग के पास उसे जिंदा जला दिया। मरते समय मालती ने पूरे गांव को श्राप दिया था कि जिस दिन भी इस जगह पर फिर से होली की आग जलेगी, उस दिन उसकी आत्मा वापस आकर अपना बदला जरूर लेगी। यह कहानी सुनते ही वहां मौजूद लोगों के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि अब सब कुछ साफ हो चुका था। वही श्रापित आत्मा आज उनके सामने खड़ी थी। उसी समय वह परछाई फिर से जोर से हंसी और बोली कि उसने इतने सालों तक अंधेरे में इंतजार किया है और अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अचानक निखिल और विजय की धुंधली आकृतियां आगे बढ़ने लगी, जैसे वे उसके इशारे पर चल रहे हों। यह देखकर रोहित को बहुत डर लगा, लेकिन उसी समय उसके मन में एक ख्याल आया। उसने तुकाराम काका से पूछा कि क्या मालती को आग में जलाया गया था? तुकाराम काका ने सिर हिलाकर हाँ कहा। तब रोहित ने कहा कि अगर उसकी आत्मा आग से जागी है तो शायद उसी आग से उसे शांत भी किया जा सकता है। यह सुनकर तुकाराम काका एक पल के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर उन्होंने भी महसूस किया कि शायद यही आखिरी रास्ता है। उसी समय रोहित ने जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां उठाईं और उन्हें फिर से इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करने लगा। बाकी लोग पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने भी उसकी मदद की। जैसे ही आग की लपटें उठने लगी, वह काली परछाई गुस्से में चीखने लगी और तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आग को बुझाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन इस बार रोहित और बाकी लोग पीछे नहीं हटे। तुकाराम काका लगातार भगवान का नाम लेते हुए मंत्र बोल रहे थे।